नमस्कार। डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी दीपाली। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद बिहार में जारी की फाइनल मतदाता सूची। मतदाता ऑनलाइन देख सकेंगे अपना नाम। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का लिंक भी किया जारी। महाअष्टमी पर मां के महागौरी स्वरूप की हो रही है पूजा। देश भर के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। दिल्ली के चित्तरंजन पार्क के दुर्गा पूजा पंडाल में जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाजपा सांसद हेमा मालिनी के नेतृत्व में 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने तमिलनाडु के करूर अस्पताल का किया दौरा। भगदड़ के पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। हेमा मालिनी ने प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप। पाकिस्तान के क्वेटा में बड़ा आत्मघाती हमला। हाई सिक्योरिटी जोन में हुए धमाके में 10 की मौत, 19 घायल। मरने वालों में फ्रंटियर कॉर्प्स के 4 जवान भी शामिल। और महिला वनडे विश्व कप के पहले मुकाबले में भारत के खिलाफ श्रीलंका का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला। स्मृति मंधाना के रूप में भारत को लगा शुरुआती झटका। बारिश के कारण रुका खेल। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाताओं की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग ने लिंक जारी करते हुए बताया कि मतदाता दिए गए लिंक के माध्यम से मतदाता सूची में अपने नाम का विवरण देख सकते हैं। इधर चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को सार्वजनिक करने के साथ साथ हर जिले के निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में भौतिक प्रति भी उपलब्ध करवा दी है। आपको बता दें कि सभी राजनीतिक दलों को भी मतदाता सूची प्रारूप की अंतिम सूची उपलब्ध करवा दी गई है। निर्वाचन आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण कार्य की शुरुआत जून माह में की थी। इस कार्य से पहले 7 करोड़ 89 लाख मतदाता थे। इसके पुनरीक्षण कार्य के बाद कुल 65 लाख मतदाताओं के नाम कटे थे। इनमें 22 लाख से अधिक मृत मतदाता, करीब 35 लाख विस्थापित मतदाता थे। वहीं करीब 7 लाख लोग ऐसे मतदाता थे जिनका नाम 2 जगह पर दर्ज था। हालांकि चुनाव आयोग ने इन्हें दावा आपत्ति के लिए 30 दिन का वक्त भी दिया था। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ने लगी है। दिल्ली में आज भोजपुरी फिल्मों के लोकप्रिय गायक और अभिनेता पवन सिंह ने बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े और राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से महत्वपूर्ण मुलाकात की। मुलाकात के बाद विनोद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह भाजपा में हैं और भाजपा में ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में पवन कुमार सक्रिय भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर एनडीए के लिए काम करेंगे। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। पवन सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात की।
इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और बिहार भाजपा के नेता ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद रहे। इसके अलावा पवन सिंह ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात की। देश भर में आज महाअष्टमी की धूम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में आयोजित दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा करेंगे। इसको लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर यातायात पुलिस ने लोगों से भीड़ भाड़ से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। भाजपा सांसद हेमा मालिनी के नेतृत्व में 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को करूर पहुंचा, जहां प्रतिनिधिमंडल ने उस अस्पताल का दौरा किया जहां 27 सितंबर को हुई भगदड़ में घायल लोगों का इलाज चल रहा है। इस प्रतिनिधिमंडल में अनुराग सिंह ठाकुर, रेखा शर्मा, अपराजिता सारंगी, तेजस्वी सूर्या सहित 8 सांसद शामिल हैं। एनडीए के प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस मौके पर सांसद हेमा मालिनी ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। I went and saw the place where the stampede took place. It is very sad to see such a sight because one after the other, one over the other, the people have fallen and died in the ditch, and then the electricity went off suddenly, and then somebody is throwing chappal and all. I mean, I heard all these things. It is unheard, you know. It's something very different kind of a thing. So, who is responsible for all these things? We want to know. So that is why we all came for this delegation. सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भगदड़ के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हादसे की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। The truth is, the common men have lost their lives. Children, women, and the sole earner of bread for the families, they have lost their lives. And who's responsible for that? There should be a free and fair probe into this. We personally feel that a sitting Supreme Court judge must look into this. There should be a free and fair probe by the sitting Supreme Court judge. And let the truth come out. What were the shortcomings at the end of the organizers? What was the fault of the officials in the state government? What led to this situation? उत्तर प्रदेश में फार्मा सेक्टर को बढ़ावा देने के मकसद से आज नई दिल्ली में भारत सरकार की बायोटेक्नोलॉजी विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस मौके पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। समझौते के तहत केंद्र और राज्य सरकार के बीच बायोफार्मा रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस मौके पर कहा कि भारत आज दुनिया की फार्मेसी के तौर पर स्थापित हो चुका है और भारत से 200 से भी अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन की आपूर्ति की जा रही है। मुझे खुशी है कहते हुए और बधाई के पात्र भी है उत्तर प्रदेश की सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी, कि उन्होंने बड़े बढ़ चढ़ करके हमारी इन सुविधाओं का, हमारे इन प्रयोगों का लाभ लेने का प्रयास किया है। उसी के तहत आज ये जो MOU हुआ है वहाँ पर, और उन्होंने एक, जैसे हमारे यहाँ बायरैक का एक मॉडल है या स्पेस में इन स्पेस का है, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश का सरकार ने भी UPP यानी उत्तर प्रदेश फार्मा प्रमोट करके एक इंटरफेस कायम किया है टू फैसिलिटेट कोलैबोरेशन। उसके साथ जो हमारा इंटरफेस है बायरैक, उसका MOU रहेगा ताकि वी कुड हैव अ लार्जर कोलैबोरेशन लिविंग अप टू दी होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ नेशन कॉन्सेप्ट, जिसमें प्रदेश सरकारों का भी योगदान रहे,
केंद्र सरकार का भी रहे और साथ ही साथ समाज की भी भागीदारी रहे। बरेली में हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन जारी है। मंगलवार को पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के करीबी रिश्तेदार मोहसिन रजा के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। मोहसिन ने नगर निगम की जमीन पर अवैध ई रिक्शा चार्जिंग बना रखा था, जिसको बरेली विकास प्राधिकरण ने ढहा दिया। पुलिस ने मोहसिन रजा को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोप है कि जब पुलिस टीम बुलडोजर लेकर पहुंची तो मोहसिन रजा ने बदसलूकी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में मोहसिन और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि नाले की जमीन पर कब्जा करके यह चार्जिंग पॉइंट बनाया गया था। मंगलवार को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय और DGAFMS ने रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए एक विशेष महिला स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम लेट्स टॉक का आयोजन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्रालय से जुड़े डॉक्टर्स और महिला कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की महानिदेशक वाइस एडमिरल आरती सरीन ने कहा कि जन भागीदारी अभियान से ही महिलाओं में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के साथ ही महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करना बेहद जरूरी है। विकसित भारत 2047 का जो प्रधानमंत्री का लक्ष्य है, उसके लिए भी एक हेल्दी नेशन ही एक प्रोग्रेसिव नेशन हो सकता है। और अगर हेल्दी नेशन हो तो उसकी महिलाओं का हेल्थ इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसके लिए। और इसीलिए ये प्रोग्राम जो है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, जो 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया था, दिस इज़ अ हेल्थ इनिशिएटिव। इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द हेल्थ ऑफ द वुमेन ऑफ इंडिया एज वेल एज द न्यूट्रिशन। जो पोषण माह, जो 1 महीना न्यूट्रिशन पे भी ये प्रोग्राम जो है वो कंसंट्रेट करेगा। इस हेल्थ इनिशिएटिव में यही देखेंगे कि विमेन को अपनी और महिलाओं को अपने स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा अटेंशन देना चाहिए। पूरे देश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में दिल्ली के बसंत गांव के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के अंतर्गत मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में कई महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी जांच की गई। इसके साथ ही नर्सिंग छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए महिलाओं के स्वास्थ्य की बेहतरी पर बल दिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान महिला स्वास्थ्य से जुड़े क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर CDMO डॉक्टर नीता सिंगला ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। ये प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि जो औरत होती है वो किसी भी परिवार की रीढ़ की हड्डी की तरह है। जब तक वो स्वस्थ नहीं होगी तब तक परिवार स्वस्थ नहीं हो सकता है। सब तरह की जानकारी हम यहाँ पे दे रहे हैं और जिसके लिए हमारे पास स्पेशलिस्ट आए हुए हैं LNJP हॉस्पिटल से। हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट आई हुई हैं, पीडियाट्रिशियन आया हुआ है, आई स्पेशलिस्ट आए हुए हैं और साइकेट्रिस्ट आए हुए हैं, डर्माटोलॉजिस्ट आए हुए हैं और डेंटल के लोग भी आए हुए हैं। तो ये सब जो सुविधाएँ हैं वो हॉस्पिटल से उठ के इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में हम प्रदान कर रहे हैं। और इसके लिए हमने कल यहाँ पूरे बसंत गांव में हमने पूरी मुनादी भी करवाई है, ताकि लोगों को घर घर में पता हो कि आज ये सब सुविधाएं यहाँ पे प्राप्त होंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच व्हाइट हाउस में हुई बैठक में गाजा में जंग रोकने के लिए नए सीजफायर प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। इसमें 20 सूत्रीय गाजा पीस प्लान को मंजूरी दी गई है। इसके अनुसार सैन्य अभियानों को तुरंत समाप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके तहत हमास को 72 घंटे के भीतर 20 जीवित इजरायली बंधकों को रिहा करना होगा। साथ ही उन 2 दर्जन से अधिक बंधकों के शव भी लौटाने होंगे
जिनके मारे जाने की आशंका है। वहीं इसके बदले में सैकड़ों गाजा वासियों को रिहा किया जाएगा जो इजराइल की जेलों में बंद हैं। इजराइल और हमास के बीच सालों से चल रहे संघर्ष को विराम देने के लिए 20 सूत्रीय गाजा पीस प्लान फाइनल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा में संघर्ष रोकने की पहल का स्वागत किया है। भारत की फिलिस्तीन नीति लंबे समय से स्पष्ट रही है। भारत 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है और हमेशा शांति व कूटनीति पर जोर देता है। भारत 1974 में पीएलओ को फिलिस्तीन के लोगों के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाले पहले गैर अरब देशों में से एक था। इसी तरह भारत 1988 में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक बन गया। भारत ने इस साल 12 सितंबर 2025 न्यूयॉर्क घोषणा के पक्ष में भी मतदान किया था। अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद भारत ने आतंकवाद की निंदा की। भारत ने नागरिकों की मौत पर चिंता जताते हुए युद्ध विराम और मानवीय सहायता पर भी जोर दिया। भारत ने पिछले 10 वर्षों में इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में आए 175 प्रस्तावों में से किसी के खिलाफ भी मतदान नहीं किया। भारत लगातार फिलिस्तीन को विकास और मानवीय सहायता देता रहा है। फिलिस्तीन ने गाजा में युद्ध विराम के प्रयासों के लिए अमेरिका की सराहना की है। फिलिस्तीन ने एक बयान जारी कर कहा कि वो युद्ध विराम को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईमानदार और दृढ़ प्रयासों का स्वागत करता है। उसने क्षेत्र में शांति स्थापित करने में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साझेदारी को जरूरी बताया। फिलिस्तीन ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए वो संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा अन्य सभी पक्षों के साथ सकारात्मक और रचनात्मक रूप से जुड़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में मंगलवार को सेना के मुख्यालय के पास भयंकर धमाका हुआ। पूर्वी क्वेटा स्थित फ्रंटियर कॉर्प्स मुख्यालय के पास हुए इस विस्फोट की आवाज मॉडल टाउन और आसपास के संवेदनशील इलाकों में भी सुनाई दी। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार यह धमाका विस्फोटक से भरी कार से हुआ। विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आसपास की इमारतों और घरों की खिड़कियां टूट गईं। इस हादसे में कई जवानों समेत 10 लोगों की मौत हुई, जबकि 30 से अधिक घायल हुए हैं। बलूचिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री बख्त मोहम्मद काकर और स्वास्थ्य सचिव मुजीब उर रहमान ने सिविल अस्पताल क्वेटा, बीएमसी अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में आपातकाल की घोषणा कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि सभी डॉक्टर्स, सलाहकार, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ड्यूटी पर है। बचाव सूत्रों ने पुष्टि की कि घायलों और मृतकों के शवों को सिविल अस्पताल क्वेटा भेज दिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा बल इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने आज सैन्य नर्सिंग सेवा शताब्दी समारोह के वैज्ञानिक सत्र के उद्घाटन में भाग लिया। इस अवसर पर जनरल चौहान ने सैन्य नर्सिंग सेवाओं के वीआर शताब्दी संग्रहालय का भी उद्घाटन किया, जिसमें पिछले 100 वर्षों से देश की रक्षा में सैन्य बलों की भूमिका को प्रदर्शित किया गया है। सीडीएस चौहान ने भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर शौर्य, बलिदान और समर्पण तथा सशस्त्र बलों के जवानों का जीवन बचाने और मनोबल बढ़ाने में नर्सिंग सेवा की भूमिका का उल्लेख किया। बीएसएफ ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने और अपराध पर नियंत्रण करने के लिए एक बड़ी पहल की है। सोमवार को बीएसएफ के मुख्यालय में
निर्णय समर्थन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। बीएसएफ महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने इसका लोकार्पण किया। डीएसएस से अब कमांडर और बेहतर तरीके से ऑपरेशंस की योजना और क्रियान्वयन कर पाएंगे। इस सिस्टम के जरिए जीआईएस प्लेटफॉर्म, ऑपरेशन डेटाबेस और बॉर्डर से मिलने वाले सेंसर फीड्स का समन्वय किया जा सकेगा। एआई युक्त इस तकनीक से बीएसएफ की ताकत और बढ़ेगी। इतना ही नहीं, इससे तस्करी के हॉटस्पॉट्स और घुसपैठ के रास्तों की पहचान पहले के मुकाबले और तेजी से होगी। ये सिस्टम उभरते खतरों से निपटने में मददगार साबित होगा। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा विरासत से विकास सेवा पर्व पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में कुटीर, लघु और हस्तशिल्प से संबंधित 130 स्टॉल्स लगाए गए, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने। मैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में हूं और एमएसएमई ने एक 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया है। मौका है सेवा पर्व का और नाम दिया गया है विरासत से विकास। ये एक गाजीपुर का महादेव खादी ग्रामोद्योग संस्थान है, जिसके सेक्रेटरी हैं श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, गाजीपुर से बनारस, वो भी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, क्या कहेंगे आप? माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर विरासत से विकास के लिए, उसमें गाजीपुर से मैं विरासत को लेकर के बनारस आया हूँ विकास करने के लिए। अब इसमें यहाँ पर जीएसटी जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया कम, इससे खादी को बहुत बड़ा लाभ हुआ। हमारा जो स्लाइबर था 12% पर वो 5% हो गया, जो 5% रेडीमेड थे वो 0 हो गए। 2013 से हम लोग इसमें लगे थे कि कुछ पेस्ट मैनेजमेंट इस पे काम हो पाए। धीरे करके हम लोग 2015 में इस पे कुछ कर पाए और रेशे, मशीन से रेशे निकालने का काम शुरू किया। उसके बाद हम लोग फिर अभी 2020 से हम लोगों ने इस पे डायरेक्ट बाहर के ऊपर काम करना शुरू किया। और बनारस चूँकि हमारा धार्मिक काशी बाबा विश्वनाथ का धाम है, तो हम लोग यहाँ पर आए थे। चूँकि केले की बनी हुई चीज़ पूजा में उपयोग होती है, तो वो धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम यहाँ पर अपनी स्टाइल लेकर आए। ये एक यूनिक प्रोडक्ट है जो कि हम लोग पीतल से यूटेंसिल को बनाते हैं और उसके और कस्टमर के अकॉर्डिंग हम लोग बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके बनाते हैं। हमें केबीआईसी से ग्रुप में सहयोग मिला। उस सहयोग के माध्यम से फिर हम लोग जो है ग्रुप बना करके हमने काम किया। एमएसएमई का जो डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से देखिए कितने महिला पुरुष लाभान्वित हो रहे हैं, रोजगार मिल रहा है। और प्रधानमंत्री की भी यही सोच है, इसलिए वाराणसी में एमएसएमई ने यह प्रदर्शनी लगाई है कि लोगों को पता चल सके कि किस तरह से विरासत से विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे, चाहे वो गाजीपुर हो, कौशाम्बी हो, या फिर लोगों को वाराणसी तक आकर धार्मिक और आर्थिक प्रगति करनी। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज वाराणसी। दिल्ली एनसीआर में सुबह मौसम ने करवट बदली है। दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम बदलने के साथ ही मूसलाधार बारिश हुई। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। नोएडा और गाजियाबाद में भी तेज बारिश हुई है। बारिश से उत्पन्न जल जमाव के कारण लोगों को कार्यालय जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने से प्रदेश में मौसम आमतौर पर 3 अक्टूबर तक परिवर्तनशील रहने और बीच बीच में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आज से आईसीसी वनडे विश्व कप की शुरुआत हो गई है। गुवाहाटी में भारत और श्रीलंका के बीच प्रतियोगिता का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और स्मृति मंधाना के रूप में टीम को पहला झटका लगा। मंधाना 8 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गई। फिलहाल बारिश के कारण खेल रुका हुआ है। खेल रोके जाने के समय भारतीय टीम ने 1 विकेट पर 43 रन बना लिए थे। और इसी के साथ ही दूरदर्शन समाचार के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।